गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 वाले ध्यान देंगे। पिछले दिन हम राजा और प्रजा शीर्षक से कुछ गद्य खंड को हमने पढ़ा था। उसमें जो घुड़सवार हैं वो प्यास से व्याकुल होते हैं और एक युवक उनको पानी पिलाता है और उसके बदले में उसको स्वर्ण मुद्रा देते हैं, लेकिन वो लेता नहीं है। कहता है कि जो प्रकृति ने, ईश्वर ने जिन चीज़ों को दिया, सबके लिए दिया है, उसका हमें मूल्य नहीं चाहिए। और वो ऐसा कह करके चला जाता है। घुड़सवार बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। अब इसके आगे का आप देखें। 5 वर्ष बीत गए। चंदनपुर तथा उसके समीपवर्ती गांव में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। अनावृष्टि माने बहुत कम वर्षा, या वर्षा ना होना, अकाल पड़ गया। इधर राजा की ओर से लगान वसूली के लिए सख्ती होने लगी। राजा की तरफ से लगान वसूली के लिए सख्ती होने लगी। किसान परेशान होने लगे। गांव में त्राही त्राही मच गई। गांव वाले सब परेशान होने लगे। अंत में जब राज कर्मचारियों का अत्याचार ऐसा हो उठा तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों की पंचायत हुई। वहाँ के वयोवृद्ध जो है वो इकट्ठा हुए पंचायत करने के लिए। इस पंचायत में हमारा पूर्व परिचित युवक भी था। गांव के मुखिया ने कहा, क्यों भाइयों क्या होगा, फसल नहीं हुई, हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इधर सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी हम पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फसल पैदा नहीं हुई, कर्मचारी हमसे लगान जबरदस्ती वसूल रहे राजा की, क्या किया जाए। एक ग्राम निवासी बोला, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी ना होता। खैर अब तो है नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है। मुखिया ने पूछा। मुखिया ने कहा, क्या उनसे कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? हमारी समझ में तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करें, शायद वे कुछ दया करें। मुखिया तो उन लोगों ने कहा कि महाराज से चल के प्रार्थना किया जाए, हो सकता है कुछ दया करें, माफ कर दें, लगा लूंगा। एक ने तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज के शरण में जाकर फरियाद करें। फरियाद माने विनती करें, दुहाई दें महाराज के सामने जाकर के। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ यह बहुत ठीक है। मुखिया ने कहा कि बहुत बढ़िया है, चलिए यही काम किया जाए। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उसमें प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, कौन कौन जाएगा। तो पूर्व परिचित का मतलब जो वही पानी पिलाया था वही, वो भी उसमें था, चुना गया जाने के लिए। उचित समय पर ये लोग महाराज की ड्योढ़ी पर पहुंचे। महाराज के ड्योढ़ी पर पहुंचे, उनके राजमहल गए लोग। परंतु महाराज तक पहुंचना कठिन था, लेकिन महाराज से मिलना बहुत कठिन था। 3 दिन तक ये लोग रहा महाराज के राज प्रसाद के सामने मैदान में पड़े रहे। जो राजा का महल था, राजप्रसाद माने राजा का महल, उसके सामने 3 दिन तक ये लोग वहीं खड़े रहे, पड़े रहे। चौथे दिन मुखिया ने कहा, हम लोग इतना कष्ट सहकर आए हैं पर फिर भी कोई लाभ नहीं। मुखिया ने कहा कि इसी तरह से हम लोग पड़े रहेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ सह के आए हैं। महाराज तक कोई हमारी खबर ही नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि महाराज तक कोई हमारी खबर ही नहीं पहुंचा रहा है, बताइए अब कैसे काम चलेगा, क्या बताएं। ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं देखा। फरियाद करने आए तो फरियाद भी नहीं सुनी जाती। लोगों ने कहा कि ये तो अंधेर करती है, बहुत नाइंसाफी है कि हम लोग फरियाद करने आए हैं तो कोई हमारी वहाँ तक सूचना ही नहीं देता। हठात वही वह बोल उठा, शाम को महाराज की सवारी घर से निकलती है, वही महाराज है, आज मैं महाराज से बात करूंगा। उसने कहा कि शाम को जब उनकी सवारी घर से आएगी, जब घूमने के लिए वो निकलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। शाम को निश्चित समय पर महाराज की सवारी निकली। एक बढ़िया फिटन पर महाराज सुशोभित थे। फिटन यानी पुराने ढंग की जो घोड़ा गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा जुता हुआ था, उसी पर राजा बैठ करके निकले।
त्याही वाला पक्का सड़क के बीचों बीच लेट गया। जैसे उनकी सवारी आई वो युवक सड़क पर लेट गए बीचों बीच। सवारों ने हटो हटो कहा पर वह निश्चल पड़ा रहा। लोग उसको हटाने का प्रयास किए लेकिन वो बिना हिले ही वहीं पड़ा रहा निश्चल। परिणाम यह हुआ कि सवार भी रुक गए और फिटन भी रुक गई। और जब वो युवक लेट गया तो राजा की गाड़ी रुक गई। दो सवार घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने ठोकर मारकर युवक को उठाना चाहा परंतु वह पड़ा ही रहा। अंत में उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया। उसको ठोकर मार के उठाए लेकिन वो उठा नहीं तो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उठाए। महाराज ने फिटन पर से कहा, कौन है, इसे हमारे सामने लाओ। महाराज ने कहा, इसे हमारे सामने लाओ, कौन है। युवक सिर झुकाए हुए था। उसने सिर उठाकर महाराज की ओर देखा। महाराज के मुख पर दृष्टि पड़ते हुए चौंक उठा। उसने देखा कि महाराज और कोई नहीं वही नवयुवक। उसने देखा कि वही नवयुवक जिसको मैंने पानी पिलाया था वही महाराजा है और कोई नहीं, जिसे उसने 5 वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था। परंतु उसने इस विस्मय को तुरंत दबा लिया। महाराज ने पूछा, तू कौन है। सरकार, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हम 5 आदमी 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, श्रीमान के पास फरियाद लेकर आए हैं। उसने कहा, हम लोग चंदनपुर से हैं और 3 दिन से हम लोग पड़े हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या फरियाद है। युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सब वृत्तांत कह सुनाया। सारे वृत्तांत यानी सारी जो कहानियां थी सब उसने कह सुनाया, कहा सारे किस्से उसने कहा। महाराज बोले, अच्छा हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे। महाराज ने कहा कि कल हम इसका जवाब देंगे। इसके पश्चात महाराज ने एक सवाल से कहा, इसे और इसके साथियों को मेहमान खाने में टिकाओ। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज ने केवल युवक को एकांत में अपने पास बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना। महाराज ने पूछा कि तुमने हमें पहचाना। युवक बोला, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान लिया था। युवक ने कहा कि आपको मैंने कल ही पहचान लिया था। यदि मैं तुम्हें ना पहचानता तो। महाराज ने कौतूहलवश पूछा, कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश, उत्सुकतावश महाराज ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें ना पहचानता तब तो क्या कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। धर्मावतार, मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया और अब श्रीमान से ही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य करें। युवक ने कहा कि वो जो मैंने पानी पिलाया था वो बहुत तुच्छ बात थी। मैं उसको कह करके आपसे मैं अनुरोध नहीं कर सकता था, उसको याद दिला करके। वो मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। अब आपका जो कर्तव्य बनता है श्रीमान जी, अब आप करें। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर भी श्रीमान का कोई एहसान ना होगा। उसने कहा कि जैसे मैंने पानी पिलाकर आपको एहसान नहीं किया, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। आप प्यासे थे, मैंने पानी पिलाया, और जो मेरी समस्या अगर आप इसका निदान करेंगे तो भी ये आपका एहसान नहीं होगा हमारे ऊपर। ये तो आपका कर्तव्य है, आप राजा हैं, आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना ही चाहिए। महाराज युवक की स्पष्ट बाध्यता देखकर स्तंभित रह गए। स्पष्ट बाध्यता यानी सीधी सीधी बात उसने कह दिया बिना घुमाव के, और महाराज स्तंभित यानी हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी देर बाद बोले, अच्छा इस फसल की मालगुजारी माफ की जाती है। उन्होंने कहा कि इस फसल की मालगुजारी हम माफ करते हैं, यह तो हमारा कर्तव्य हुआ, और भविष्य में चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ की जाती है। उन्होंने कहा कि चंदनपुर की मालगुजारी हम हमेशा के लिए माफ कर देते, कभी नहीं दी जाएगी। यह कहकर महाराज ने योग को इस प्रकार देखा मानो वो उस पर अपना एहसान लादने में सफल हुए। परंतु योग तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दया निधान, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा से वंचित रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रजा का धर्म है राजा का सेवा करना, राजा की आज्ञा का पालन करना, और अगर आप हमेशा के लिए मालगुजारी मांग कर देंगे तो आप अपनी सेवा से हमें दूर रखेंगे, वंचित कर देंगे। ऐसा मत कीजिए। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। उसने कहा कि कर देना राज्य को हमारा कर्तव्य है और इसका पालन हम करेंगे।
यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहते हैं। अतः इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए। महाराज कुछ क्षण तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तुमने मुझे परास्त कर दिया, अच्छा जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। राजा ने कहा कि मैं तुमसे परास्त हो गया, हार गया, तुम जाओ और जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वही करो। तुम्हें अगर मंजूर है तो वही करो। पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। चंदनपुर में अकाल का क्या कारण था? अनावृष्टि। गांव वाले किस कारण से त्राही त्राही कर रहे थे? राजकीय लगाम से, अकाल से, या दोनों से त्राही त्राही मची गई थी। गांव वालों ने समस्या का क्या हल निकाला? महाराज से मिलकर मिन्नतें करने का। महाराज का ध्यान आकर्षित करने के लिए गांव के युवक ने क्या किया? उनकी फिटन के सामने लेट गया। महाराज ने उनकी समस्या का क्या हल बताया? इस वर्ष चंदनपुर की मालगुजारी माफ कर दी गई। चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ कर दी गई। ऊपर लिखे दोनों, ये महाराज ने दोनों हल बताया। पाठ आपका समाप्त होगा शेष अगले दिन। धन्यवाद।